हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये क्लास 10th का चैप्टर्स है, बायोलॉजी में इसको रखा गया है। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th से हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th में इसकी बेसिक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं और फिर से इस चैप्टर से हम लोग का इंट्रैक्शन क्लास 12th में भी होता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्टअप हो जाए और क्लास 12th में आप फिर से इसको कनेक्ट करके और ज़्यादा हर एक टॉपिक के बारे में सीख सकें। तो शुरू करेंगे इस चैप्टर को। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा ताकि आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्टअप हो जाए और आप उसको सीख के अपने एग्ज़ाम में ये जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, इवन एजुकेशन भी फ्री नहीं है। एजुकेशन लेने के लिए भी, ज्ञान लेने के लिए भी, नॉलेज लेने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है और यहाँ पे आपको सिर्फ अटेंशन पे करना है। आप अटेंशन पे करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और सेशन 2022 और 23 के लिए इस चैप्टर से हेरिडिटी पार्ट को बस रखा गया है, बट इवोल्यूशन पार्ट को हटा दिया गया है। बट आगे नेक्स्ट सेशन में इवोल्यूशन पार्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी मीन्स होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। किसी भी एक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to the offspring is known as heredity, heredity। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, कुछ बुक में आपका ट्रेड्स भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा। ट्रेड्स मीन्स भी होता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। कैरेक्टर मीन्स होता है कि उनका पेक्यूलियर फीचर क्या है, उनका आचरण क्या है, उससे आपको कैरेक्टर को समझने में आसानी होती है। क्लियर, बात करते हैं ट्रेड्स का। तो कुछ ट्रेड्स आपके, कुछ कैरेक्टर्स आपके इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में वो एक्वायर्ड करता है अपने जीवन में। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता रहता है इन्फेंट स्टेज से ओल्ड स्टेज तक, वो बहुत सारे चीज़ों से इंटरेक्ट करता है और वहाँ से वो जो कैरेक्टर बिल्टअप करता है अपने अंदर, उसको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट में रखते हैं। जैसे कि अगर इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जांपल लें तो आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे फैमिली होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि आपका बेटा तो इनके मम्मी जैसा है या फिर अपने पापा पे गया है। तो ये जो कैरेक्टर, ऐसे जो सिमिलरिटीज़ हम लोग देखते हैं, तो ये सिमिलरिटीज़, ये कैरेक्टर ही क्या होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करें तो देखते हैं कुछ लोग जिम करके अपनी बॉडी बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो वो जिम करते हैं, अपने सराउंडिंग में वैसा उनका एटमॉस्फेयर है जहाँ पे वो जिम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और वो अपनी पर्सनालिटी में एक अलग ग्रोथ लेके आते हैं, एक अलग चेंज लेके आते हैं, अपने ट्रेड्स में, अपने कैरेक्टर में एक अलग बदलाव लेके आते हैं। तो वैसे बदलाव को, वैसे ट्रेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्या होता है इनहेरिटेड ट्रेट और क्या होता है एक्वायर्ड ट्रेट। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, उन्हें हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट वो ट्रेट होता है जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक इंडिविजुअल अपने आप में जनरेट करता है। क्लियर, नेक्स्ट अगर बात करें तो जब ये कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है तो उस समय कुछ चेंजेस होते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन का मतलब ही होता है चेंजेस इन कैरेक्टर्स ऑफ अ इंडिविजुअल एंड ऑफ देयर प्रोजेनी इज नोन एज वेरिएशन।
जैसे वेरिएशन को हिंदी में कहते हैं भिन्नता। तो जो एक दूसरे में भिन्नता होती है, जैसे आप एक क्लास में ही बैठे हों तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो भी बच्चे बैठे रहते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखते हैं, काफ़ी भिन्न भिन्न दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो भिन्नता है, ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कुछ यूज़फुल वेरिएशन होते हैं, कुछ हार्मफुल वेरिएशन होता है, कुछ न्यूट्रल वेरिएशन होते हैं। और इन वेरिएशन का रीज़न यही है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग जो डीएनए कॉपिंग होती है उसमें कुछ एरर हो जाते हैं, उसके वजह से वेरिएशंस होता है। अभी मैं कॉजेज में उसको डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे यूजफुल वेरिएशन क्या होता है, न्यूट्रल वेरिएशन क्या होता है, हार्मफुल वेरिएशन। तो यूजफुल वेरिएशन उसको कहते हैं जो वेरिएशन हमारे चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उससे हम लोग यूजफुल वेरिएशन में रखते हैं। बात करें अगर न्यूट्रल वेरिएशन की, तो वो वेरिएशन जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस वेरिएशंस का। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वेरिएशन बोलते हैं। हार्मफुल वेरिएशन वो वेरिएशन होता है जिसके वजह से चेंज हो, इस ऐसे चेंजेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, उनको हम लोग हार्मफुल वेरिएशन बोलते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कॉजेज ऑफ वेरिएशन, क्या होते हैं वेरिएशन के कॉजेज। तो दो कॉजेज जनरली होते हैं, एक होता है इन्वायरमेंटल, एक होता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटरी, ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉज का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जो इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एक हॉट वेट क्लाइमेट है और यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा है कि हम लोग का जो कलर है वो ना ही वाइटिश है ना ही ब्लैकिश है, हम लोग इन बिटवीन में आते हैं और हम लोग का जो कलर है वो गेहुआ कलर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा है कि इस तरीके से वेरिएशन है। बट वहीं अगर आप अफ्रीका मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे सोलर लाइट बहुत ज़्यादा आती है, उसका रेडिएशन बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो भी पाए जाते हैं, जो भी ह्यूमन पाए जाते हैं, उनके में उनका जो कलर होता है, जो स्किन पिगमेंट होता है, वो काफ़ी डार्क होता है। तो वो एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन कॉज करता है इस तरीके से। बाकी बात करें हेरिडिटरी वेरिएशन की, कि हेरिडिटरी के जो कॉज है हेरिडिटरी वेरिएशन का, हेरिडिटरी, उसमें क्या होता है कि जैसे डीएनए कॉपी हो रहा है एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जो गैमेट फ्यूजन होता है या फिर जब गैमेट फॉर्म होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्रॉसिंग ओवर होता है, उसके वजह से कुछ वेरिएशन हो जाता है, या फिर डीएनए कॉपिंग में कुछ वेरिएशन हो जाता है, कुछ एरर हो जाता है, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, हेरिडिटरी में। एरर इन डीएनए कॉपिंग, एरर इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है। एरर इन डीएनए कॉपिंग, तो यहाँ पे क्या होता है डीएनए, उसको अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, तो मैं 1 मिनट साइड हट रहा हूँ। आप लोग ये कॉन्सेप्ट मैप की तरह इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है कि वेरिएशन क्या होता है, क्या कॉजेज हैं वेरिएशंस के, क्या होता है इनहेरिटेड ट्रेट, क्या होता है एक्वायर्ड ट्रेट। में बहुत ही जिस्ट फॉर्म में इस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं या फिर अपने पेन पेपर पे लिख सकते हैं। मैं साइड हट रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बैक आते हैं, डिस्कस करेंगे कि डीएनए क्या होता है। थोड़ा सा डीएनए डिस्कस करने के बाद, जीन डिस्कस करने के बाद हम लोग बैक आएंगे जेनेटिक्स पोर्शन पे। जेनेटिक्स क्या होता है और क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खैर, तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ। बोर्ड पर लिख के पढ़ाना होता है, इसलिए कुछ चीज़ें पहले ही नोट डाउन करनी पड़ती है ताकि वीडियो स्लो ना हो। अदरवाइज चीज़ें इतनी फास्ट हो गई कि बच्चों को लगता है कि बहुत स्लो जा रही है चीज़ें और चलो बैक ही कर लेते हैं, कौन बैठ के इतने देर पढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ता है चीज़ों को।
बट आई एश्योर यू, अगर आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग जो बात कर रहे थे डीएनए का, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। मैं बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास 10th कवर कर रहा हूँ और क्लास 10th में डीएनए के स्ट्रक्चर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और डीएनए को क्या हम लोग बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटरी मटेरियल। अब हेरिडिटरी मटेरियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी डीएनए का कुछ पार्ट्स होता है जो कि कैरेक्टर को कोड करता है, और वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर को कोड करता है या फिर जिस पार्ट से डीएनए के जिस पार्ट से कोई भी फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम या फिर कोई भी कैरेक्टर कोड होते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जीन को अगर डिफाइन करना हो तो जीन को कैसे डिफाइन करेंगे, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए that codes for any characters or functional protein और enzyme। क्लियर। तो ये आपका जीन हो गया। एक और चीज़ होता है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जीन और डीएनए और क्रोमोसोम्स को लेके। ये डीएनए है और डीएनए के सेगमेंट को क्रोमोसोम्स कहते हैं, और यही डीएनए जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को डिफाइन करना तो क्या कहेंगे हम लोग, क्रोमोसोम इज द compact फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, हैविंग पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका लेंथ बहुत बड़ा होता है और उस डीएनए को कंपैक्ट करने के लिए एक प्रोटीन का मदद लेते हैं और उस प्रोटीन का हम लोग ने क्या नाम रखा है, हिस्टोन रखा है। उस हिस्टोन प्रोटीन से हम लोग डीएनए को कंपैक्टली पैक करते हैं और वह जो डीएनए कंपैक्टली पैक्ड हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या होता है डीएनए, क्या होता है जीन, क्या होता है क्रोमोसोम्स। डीएनए को मैं बता दे रहा हूं, डीएनए इज अ हेरिडिटरी यूनिट। और ये जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड लिखे हैं तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना रहता है, इसीलिए डीएनए को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या कह सकते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलने का मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपके 3 यूनिट से मिलकर बने रहते हैं। इसको मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूं। न्यूक्लियोटाइड जो 3 यूनिट से मिलकर बने रहते हैं उसमें आपका आता है शुगर जो कि 5 कार्बन का होता है, ठीक है। शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और आपका होता है क्या बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। क्या होता है बच्चों,
फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजनस बेस फर्दर दो डिवीजन में बढ़ता है। एक को बोलते हैं हम लोग बच्चों प्यूरीन और एक को बोलते हैं क्या बच्चों? पिरिमिडीन। क्लियर? नाइट्रोजनस बेस आपके दो डिवीजन में बढ़ते हैं, एक को प्यूरीन बोलते हैं और एक को पिरिमिडीन बोलते हैं। और प्यूरीन में आपका आता है क्या? एडेनिन और गुआनिन, जिसको ए और जी से सिंबलाइज करते हैं। पिरिमिडीन में आता है आपका साइटोसिन और थाइमिन। इतनी बातें समझ में आई? मैं आपको प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन जो आते हैं या फिर पिरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन आते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे इसके लिए भी आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। जब हम लोग प्यूरीन की बात करते हैं तो प्यूरीन में हम लोगों ने क्या सीखा है? क्या आता है बच्चों? एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। तो क्या आता है? एडेनिन एंड गुआनिन। क्लियर? पिरिमिडीन में क्या आता है बच्चों? पिरिमिडीन में आता है क्या? साइटोसिन और थायामीन। क्या आता है बच्चों? साइटोसिन एंड थायमीन। ठीक है। जब हम लोग पिरिमिडीन लिख रहे हैं तो पिरिमिडीन में देखिए वाई स्पेलिंग कॉमन है ना? यहां पे साइटोसिन में वाई है और थायमीन में भी वाई है। तो इस तरीके से पिरिमिडीन को हम लोग याद रखेंगे। और है ही चार ही चीज, प्यूरीन में है एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन थायमीन, टोटल चार चीज है। और दो दो आपके जो बेसेस हैं एक एक में आ रहे हैं। यहाँ पे प्यूरीन में दो बेस आ जा रहा है, पिरिमिडीन में दो बेस आ रहा है। तो अगर हम लोग को पिरिमिडीन का मालूम चल गया कि पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमीन है, जिसके स्पेलिंग में आपका वाई लेटर आ रहा है, जैसे कि पिरिमिडीन में आ रहा है, तो प्यूरीन को हम लोग वहाँ पे समझ सकते हैं ना कि जो बच गया वो किस में आएगा? प्यूरीन में आएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपकी डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स के बारे में बात हो गई। ठीक है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद में जब अभी आपको ब्रीडिंग पढ़ाऊँगा, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाऊँगा, जब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो आपको आगे जा रहा हूँ पढ़ाने, उसमें जिक्र करते हैं हम लोग कि जीन ट्रांसफ़र का या फिर फैक्टर का, जिसको मेंडल ने सिर्फ फैक्टर नाम दिया था, उन्होंने बोला भी नहीं कि जीन। ठीक है। उन्होंने उस समय क्योंकि जीन नाम वो नहीं जानते थे, वो बस एक कह दिए थे कि कुछ फैक्टर होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। उस फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, बताया था, डिस्कवर किया था किन्होंने? जॉनसन ने। ठीक है। जॉनसन ने उसके बारे में बताया था कि जो फैक्टर मेंडल जिक्र कर रहे थे, उस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जहां पे हम लोग सीखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। और उससे पहले जानेंगे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था, उसके लिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था जेनेटिक्स में। डिस्कस करते हैं उसके बारे में। थोड़ा सा मुझे बोर्ड को क्लीन कर लेने दीजिए। ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये बोर्ड एग्ज़ाम के कंसर्न में है, और जो भी चीज़ें हैं यहीं से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो आई होप कि आप बिल्कुल एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे और उन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स में भी मेंशन करेंगे। आई होप कि आपने ये नोट्स बना लिया होगा। मैं टाइम नहीं दिया, बट आई होप कि आप वीडियो को रोक के वहाँ पे पॉज कर लेंगे वीडियो, या तो साथ लिखते चल रहे होंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशन, फिर से हम लोग डीएनए, जीन, क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals
with the study of heredity and वेरिएशन। ठीक है, डेफिनेशन पूछता है तो आप इसको बिल्कुल से याद कर लेंगे कि क्या होता है जेनेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले किसने दिया था, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। किसने दिया था, बैटसन ने। ठीक है, बैटसन गिवन टर्म जेनेटिक्स। क्लियर बच्चों, समझ में आया। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसी भी साइंस के किसी भी ब्रांच का जब फादर पूछा जाता है तो पूछने का ये रीजन होता है कि मेजर कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में किसने किया था। ठीक है, फादर का मतलब यही बस होता है कि मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले किसने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया उस फील्ड में लेके आया था, उसको उस फील्ड का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का जो सबसे रिवॉल्यूशनरी फेज जो लाए थे वो कौन थे, हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल थे। कौन थे बच्चों, ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे एटलीस्ट 7 ईयर तक उन्होंने रिसर्च किया था, 7 to 8 ईयर। और उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे लॉज दिए, कुछ ऐसे बातें बताएं जो कि पूरे जेनेटिक्स के लिए एक अलग और नया था। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए क्या था, कुछ हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट। जेनेटिक्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आने वाला है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था और जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। बेसिक या तो ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल ड्यूरेशन में, 12th वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, और अदरवाइज जो 10th के बच्चे हैं उनके एग्जाम में ये आ सकता है। क्लियर। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है जेनेटिक्स, और उसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में समझते हैं और किसे हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन सारी चीज़ों को जाने थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेंडल से रिलेटेड, जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन कई बार क्लास 10th में बनता है कि वाई मेंडल हैज चूजन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट क्यों चूज़ किया था। तो मैं कुछ रीज़न बता दे रहा हूँ कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट चूज़ किया था। सो क्वेश्चन बनता है कि वाई पी प्लांट, क्यों पी प्लांट चूज़ किया गया था, वाई पी प्लांट चूजन बाय मेंडल। ठीक है, तो क्यों पी प्लांट लिया गया था, तो उसके कुछ रीजन्स हैं। पहला रीजन तो ये है, जो पी प्लांट का लाइफ होता है, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल जो होता है वो शॉर्ट होता है। क्लियर। दूसरी बात क्या है, पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये होते हैं कि जैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ के एकदम विरुद्ध हो, एकदम अलग हो। जैसे मान लीजिए मैं बहुत टॉल हूँ तो मेरे सामने कोई बहुत शॉर्ट लड़का है, तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है,
तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में होता है कि एक दूसरे से काफ़ी अलग, एक दूसरे के एकदम मतलब अपोजिट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स होता है अपोजिट नेचर के कैरेक्टर, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है यानी कि अपोजिट नेचर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो पी प्लांट होता है उनमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, अब चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी चाहें तो करा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो दोनों में एक टर्म कॉमन है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स होता है कि एक फ्लावर में एंथर प्रेजेंट रहता है और एंथर में पॉलन ग्रेन होता है और उसी फ्लावर में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके टॉप पे स्टिग्मा होता है। तो जब पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर से अपने ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे स्टिग्मा पे फॉल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ऐसा हो ही सकता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल मीन्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोग को समझ में आया पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स ये होता है अगर एक फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ना फॉल होके दूसरे किसी फ्लावर पे जाके फॉल हो रहा है और वहाँ वो पॉलिनेट करा दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आई होप आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। ठीक है, और जब मेंडल ने चूज किया था पी प्लांट को तो उन्होंने उस पी प्लांट के 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया था। वो 7 कैरेक्टर क्या थे, सीड शेप था, सीड कलर था, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन था, पॉट शेप था, पॉट कलर था और स्टेम हाइट था। कैरेक्टर्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैरेक्टर को हम लोग और क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपका किस में इंक्लूड हो जाती हैं, जो कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था। एक प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं बट मेंडल ने इन्हीं 7 कैरेक्टर को चूज किया था, जो कि एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है कि व्हाट कैरेक्टर वर चूजन बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है व्हाई मेंडल है चूजन पी प्लांट। तो ये पी प्लांट वाला तो हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए थे और इन 7 कैरेक्टर्स के जो 2 अपोजिंग नेचर हैं, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर हैं, जैसे एक डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव हो गया। डोमिनेंट उसको कहते हैं जो कि उभर कर आता है, जो कि एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम लोग डोमिनेंट कर सकते हैं। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कैरेक्टर, उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर। तो जैसे सीड शेप की बात की जाए तो डोमिनेंट कैरेक्टर सीड शेप का क्या था, राउंड था। ठीक है बच्चों। सीड कलर क्या था, डोमिनेंट रेड था, सॉरी सीड कलर आपका क्या था, येलो था। सीड शेप में डोमिनेंट राउंड हो गया। रिसेसिव क्या होगा, रिंकल्ड। देखिए ये नाम आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। रिंकल्ड मीन्स, राउंड मीन्स क्या होता है, राउंड मीन्स जो पूरा सर्कल हो। ठीक है, जो पूरा फूला हुआ जो दाना होता है मटर का, उसको हम लोग राउंड बोलते हैं। और रिंकल्ड क्या, जो थोड़ा बहुत दबा हो इस तरीके से। ठीक है, उसको रिंकल्ड बोलते हैं। येलो कलर का जो सीड रहेगा वो डोमिनेंट में आता है। और जो आपका ग्रीन कलर होगा सीड का, वो किस में आएगा, आपका रिसेसिव कैरेक्टर में आएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर में फिर से बता दे रहा हूं, डोमिनेंट कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर
विच कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर, दोस कैरेक्टर that can be expressed in the presence of any other characters, ठीक है। जैसे अगर आप लोग क्लास में भी बैठते होंगे तो देखते होंगे एक लड़का रहता है जो बहुत खुल के बोलता है कि नहीं ये ऐसे होने चाहिए सर, ये ऐसे होना चाहिए, तो वो बाकी लड़के भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बट उनके प्रेजेंस में एक लड़का उभर के अपनी बातों को बोल लेता है, तो उस बच्चे को हम लोग कहते हैं ना कि ये तो डोमिनेंट लड़का है। तो उसी तरीके से दूसरे कैरेक्टर के प्रेजेंस में भी जब कोई एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फिजिकली दिखता है वो कैरेक्टर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। वहीं पे जो कैरेक्टर नहीं दिखते हैं, ठीक है, कई कैरेक्टर एक साथ रहते हैं और उनमें सिर्फ एक कैरेक्टर दिखता है, उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जो कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर नहीं दिखते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं बच्चों? रिसेसिव कैरेक्टर में रखते हैं। तो आई होप आप लोग को डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ यही जो डोमिनेंट और रिसेसिव हैं यही आपस में क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्या हो गया कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, क्या हो गया डोमिनेंट, क्या हो गया रिसेसिव। यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इस चीज़ को हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करिएगा, बैक करिएगा, फिर से जाके वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्लावर कलर, जैसे ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव कॉन्ट्रास्टिंग नेचर यहाँ पे हैं, ठीक है। फ्लावर कलर क्या हो गया? फ्लावर कलर डोमिनेंट आपका वायलेट हो गया। अगर प्लांट में वायलेट कलर है तो वो डोमिनेंट नेचर को शो करेगा। अगर वहीं वायलेट ना होके आपका वाइट हुआ तो क्या होगा? रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल है, एक्सियल मीन्स किनारे पे, जैसे ये आपका प्लांट है और ये एक्सियल पोजीशन है, ठीक है, और ये क्या है? टर्मिनल है, ठीक है। अगर एक्सियल पे होगा या फिर यहाँ पे ये चीज जो है ये एक्सियल है, ठीक है। तो एक्सियल पे होगा तो वो डोमिनेंट नेचर है, और अगर आपका टर्मिनल पे होगा तो वो रिसेसिव है, ठीक है। पॉट शेप की बात करें तो अगर आप मटर सबके यहाँ आता होगा तो देखते होंगे कुछ मटर के जो मटर का जो पूरा जो सीड कवर्ड वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग पॉड बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखते ना ऐसे ही ना मटर लगा रहता है, ये मटर हो गया और ये इस पे कवरिंग होती है, इसी को हम लोग ऐसे खोलते हैं, फिर से उसमें से आप लोग को मटर मिलता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉड बोलते हैं, इसको सीड बोलते हैं। क्लियर? तो कुछ पॉड जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, फूले हुए रहते हैं, और उन फूले हुए पॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लेटेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? इनफ्लेटेंड। क्लियर? तो जो इनफ्लेटेंड पॉड्स होते हैं वो डोमिनेंट में आते हैं, और जो कंस्ट्रिक्टेड होता है, जो पिचके से दबे से रहते हैं, उनको हम लोग रिसेसिव में रखते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर की बात होती है तो पॉड कलर में ग्रीन, जो ग्रीन होता है पॉड कलर वो क्या होता है? आपका डोमिनेंट होता है, और जो येलो होता है वो क्या होता है? रिसेसिव होता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे सीड कलर और पॉड कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। स्टेम हाइट यानी कि जो प्लांट का जो तना है वो कैसा है? तो अगर वो प्लांट टॉल है तो वो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ है, ड्वार्फ मीन्स क्या होता है? बौना, नाटा, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर में आ गया। तो मेंडल ने यही 7 कैरेक्टर को चूज किया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्विच करेंगे किस पे? मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे। मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किया था, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस।
हम लोग सीखेंगे क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो या फिर लिखना चाह रहे हो तो मैं थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ खुद को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल, मूव करते हैं हम लोग आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे। मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट सीखेंगे और एग्ज़ाम में बढ़िया करके आएंगे, ठीक है ना बच्चों। हम लोग सीखेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे। मेंडल ने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम देख के डर मत जाना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बता रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स एक कैरेक्टर को लेकर जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उससे एक आपका हाइब्रिड नेचर का प्लांट आया था, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस दैट मेंडल हैज डन बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। The cross of one character by the Mendel was known as mono hybrid cross. This is the simple and clear definition of the mono hybrid cross. Clear? I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे 7 कैरेक्टर है और इन 7 कैरेक्टर में से मेंडल ने एक कैरेक्टर को लिया और उसको फिर से क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब होता है मेट कराना, मेट कराने का मतलब होता है फ्लावर। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो अलग अलग प्लांट को ले रहे हैं और उनके एक कैरेक्टर को लेकर हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो फिर से वहाँ से देखते हैं कि इन कैरेक्टर का क्या हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो वो कैरेक्टर से हम लोग को एक हाइब्रिड नेचर का प्लांट मिलता है। इसलिए सिर्फ एक कैरेक्टर को नज़र में रख के जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था, एक कैरेक्टर लिया था। वो कैरेक्टर क्या था, स्टेम हाइट। क्या कैरेक्टर था बच्चों, स्टेम हाइट, ठीक है। अभी हम बताए थे आपको जीन जो होता है, जीन क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को कोड करता है। क्या करता है बच्चों, जीन कोड्स कैरेक्टर। कोड्स कैरेक्टर मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप लोग तो इंस्टाग्राम चलाने वाले जनरेशन हैं, हम भी उसी में। तो जो कोड्स होता है, हम लोग कोड डालते हैं तो हम लोग का कोई भी अकाउंट खुलता है ना, तो जो जीन होता है उसमें कुछ कोड होते हैं जो ये बताता है कि ये चीज़, ये इसको अगर हम लोग अरेंज करके रखते हैं या फिर इनका डुप्लीकेशन करते हैं या फिर इनका रिप्लिकेशन करते हैं तो ये आगे हम लोग को ये चीज़ देने वाली है। तो कैरेक्टर को देने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ में आया। तो एक जीन में अलग अलग एलील्स होती हैं। अब एलील्स क्या होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स। द अल्टरनेट form of gene is known as allele, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। जीन कैरेक्टर को कोड करता है। तो कैरेक्टर क्या था, स्टेम हाइट, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या हो गया, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट कैरेक्टर हो गया जो कि एक जीन द्वारा इनकोड हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई। स्टेम हाइट एक कैरेक्टर हो गया जो कि एक जीन द्वारा इनकोड हो रहा है, ठीक है। और एलील को क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर कोड हो रहा है, तो इस कैरेक्टर का कुछ अल्टरनेट फॉर्म है। एक अल्टरनेट फॉर्म डोमिनेंट है और एक अल्टरनेट फॉर्म क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या है, स्टेम हाइट का टॉल है, ठीक है बच्चों, टॉल है एक। और एक क्या है अल्टरनेट फॉर्म, ड्वार्फ है।
तो मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपने हर एक कैरेक्टर के लिए 2 अल्टरनेट फॉर्म लिए थे, ठीक है। कैरेक्टर कोड होता है जीन से, और ये जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं आपके एलील से, ठीक है। और इन एलील को उन्होंने अलग अलग लेटर से सिंबलाइज किया था, और अलग अलग लेटर से जब सिंबलाइज कर रहे थे तो एक चीज़ का उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। वो बात ये थी कि अगर हम लोग डोमिनेंट के लिए किसी लेटर को लिख रहे हैं तो रेसेसिव के लिए उसी लेटर का स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज़ किए और रेसेसिव के लिए उन्होंने स्मॉल लेटर यूज़ किया था। तो जैसे अगर हम लोग इस ये सीट शेप एक कैरेक्टर है, इसके ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक डोमिनेंट है राउंड और रेसेसिव क्या है रिंकल्ड। इसके लिए अगर हम एलील लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो राउंड आर से स्टार्ट होता है, तो मेंडल ने आर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका डोमिनेंट हो गया। इसका अगर रेसेसिव लिखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू ना लिख के उन्होंने क्या किया था, स्मॉल लेटर आर यूज कर दिया था, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने सारे कैरेक्टर के लिए यूज किया था। अब येलो के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल वाई। ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, जी नहीं, ग्रीन के लिए क्या होगा, स्मॉल वाई। वायलेट के लिए क्या होगा, वी। इसके लिए क्या हो गया, स्मॉल वी। इसके लिए क्या हो गया, एक्सियल के लिए ए। टर्मिनल के लिए क्या हो जाएगा, टी नहीं, इसके लिए स्मॉल ए। इन्फ्लेटेंट के लिए आई, ठीक है। और कंस्ट्रक्टेड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सारे चीज वैसे ही चलेंगी। बस आपको ये याद रखना है, डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर और रेसेसिव के लिए स्मॉल लेटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल के लिए कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हुई है क्या होता है एलील। तो एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक। अगर हम लोग स्टेम हाइट की बात कर रहे थे तो स्टेम हाइट में 2 जो अल्टरनेट फॉर्म थे वो क्या था, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल वाले प्लांट को एक लिया, इसको एक पेरेंट कंसीडर किया, ठीक है। और टॉल का क्या हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीन का, ये जो जीन है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। और यहाँ पे ड्वार्फ को हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, मेंडल ने टॉल वाले पी प्लांट को एक पेरेंट कंसीडर किया और एक पेरेंट इसको, लेट्स कंसीडर, उन्होंने इसको मेल पेरेंट कंसीडर किया और इसको फीमेल पेरेंट कंसीडर किया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे इरेज करके आपको बताने वाला हूँ कैसे क्रॉस उन्होंने किया। इसके बाद हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो बनता है, क्या फेनोटिपिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो की अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो इन्होंने ऐसे ले लिया, एक टॉल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट ले लिया। और क्या किया, जब ये इन्होंने टॉल पी प्लांट लिया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 2 प्लांट लिए और इन 2 प्लांट से इन्होंने क्या किया था, क्रॉसिंग कराया था, ठीक है। तो ये है पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैमेट रिलीज होता है और गैमेट क्या रिलीज होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका गैमेट रिलीज हो गया। और ये जो गैमेट रिलीज होने वाला जो फंडा है, जो लॉ है, इसी को मेंडल ने क्या कहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस लॉ में उन्होंने बस इतनी सी बात कही थी कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो सेग्रीगेट होके गैमेट में जाते हैं, ठीक है। पेरेंट से सेग्रीगेट होके गैमेट में जाते हैं, क्लियर। ये हो गया गैमेट। अब ये जो गैमेट होता है वो आपस में फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, फिर तो उसी जायगोट से एक नया प्लांट डेवलप होगा। तो इनको हम लोग फ्यूज कराते हैं। सबसे पहले एक गैमेट लेंगे और उनको इन दोनों से फ्यूजन कराएंगे,
फिर से ये गैमेट लेंगे, फिर से इन दोनों को फ्यूजन कराएंगे, फिर से देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को रिजल्ट। तो लेट्स टेक दिस गैमेट और यहाँ पे इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या हम लोग को मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा एक ही कैरेक्टर लिए हैं और एक कैरेक्टर को लेकर हम लोग आपस में क्रॉस करा रहे हैं, एक कैरेक्टर के अल्टरनेट फॉर्म को, ठीक है। और वो कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का अल्टरनेट फॉर्म क्या है, टाल और ड्वार्फ, ठीक है। इसको एक एक पेरेंट कंसीडर किए हैं, ये आपका मेल पेरेंट कंसीडर किए थे और ये क्या किए थे, फीमेल पेरेंट कंसीडर किए थे। तो उसके बाद क्या होगा, टॉल पी प्लांट को जब ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो गैमेट रिलीज होता है। जब गैमेट रिलीज होता है तो उसका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने पे हम लोग को ये रिजल्ट मिल रहा है। देखिए इसका इससे फ्यूजन कराते हैं तो फिर से हम लोग को क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। फिर से हम लोग इसको लेंगे, इसको इससे फ्यूजन कराएंगे तो हम लोग को ये रिजल्ट मिलेगा। फिर से इसको इससे फ्यूजन कराएंगे तो हम लोग को ये रिजल्ट मिल रहा है। और इसी को यहाँ पे क्या हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना और ये आपके नए प्लांट है और ये पहले जनरेशन के प्लांट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। F का यहाँ पे मतलब होता है फीलियल, ठीक है। क्या होता है बच्चों, फीलियल। फीलियल मीन्स होता है जनरेशन। तो F1 कह लीजिए या फिर फीलियल बोल लीजिए या फिर F1 जनरेशन बोल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया और इसमें देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे आपको टाल वाला भी देखने को कैरेक्टर मिल रहा है, ड्वार्फ वाला भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये तो दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, बट दोनों कैरेक्टर आने के बावजूद भी क्या होता है, ये जो प्लांट हैं देखेंगे अगर आप इनको तो ये देखने में सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। कैसे होंगे बच्चों, टॉल होंगे, ऑल टॉल। क्या होगा, सभी जो पौधे होंगे वो टॉल नेचर के होंगे। अब यहीं पे क्या आ जाता है, मेंडल का दूसरा लॉ आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि किसी भी कैरेक्टर के साथ दो कैरेक्टर अगर एक साथ हैं तो उसमें से एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट करेगा दूसरे कैरेक्टर के प्रेजेंस में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका, अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग जो F1 जनरेशन होता है उसकी सेल्फिंग करते हैं और उसमें देखते हैं क्या है, कैसे सेल्फिंग होती है। तो ये जो पेरेंट, इसको हम लोग पेरेंट कंसीडर करेंगे, एक नए प्लांट को सेल्फिंग में सेम कैरेक्टर के प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं, ठीक है। ये आपका सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे इसको हम लोग मेल पेरेंट कंसीडर कर सकते हैं। मेल पेरेंट के लिए सिंबल हम लोग इस तरीके से देते हैं। फीमेल पेरेंट का सिंबल ये होता है। यहाँ पे देखिए एक राउंड करके हम लोग प्लस सिंबल करते हैं, राउंड करके एरो सिंबल करते हैं। एरो सिंबल कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करने के लिए मैं एक टेक्निक बनाया हूँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे इससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे फीमेल को। तो ये एरो दिखा रहा है और एरो कहाँ दिखाता है, एरो मीन्स जब हम लोग को डायरेक्शन, एरो मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन। तो जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, वो किसी न किसी डायरेक्शन में घूमने निकल जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन वाला सिंबल दे देते हैं। और लड़कियों के साथ क्या है भाई बहुत पॉजिटिव नेचर की होती भी हैं और थोड़ा सा मैं अध्यात्म में विश्वास करता हूँ, तो मैं मानता हूँ सर्वशक्ति देवी होती हैं, तो उस हिसाब से पॉजिटिव उनके साथ साइन जाता है। क्लियर। बाकी ऐसा कोई नहीं, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, थोड़ा सा आध्यात्मिक नेचर की वजह से। खैर जोक से पार्ट, हम लोग आते हैं वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बस था। बैक हम लोग आते हैं सेल्फिंग में। तो सेल्फिंग जब करते हैं तो सेम नेचर के जो सेम कैरेक्टर जो प्लांट रहेंगे उनको हम लोग क्रॉस करते हैं और फिर से यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे जो कि अभी हम लोग ऊपर फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे ये पेरेंट्स हो जाएंगे, ये मेल पेरेंट्स, ये फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट्स से गैमेट रिलीज होगा क्या, ये गैमेट रिलीज हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हुए, ठीक है। यहाँ पे गैमेट क्या रिलीज हो जाएगा, ये गैमेट रिलीज हो जाएगा।
ये हो गया गैमेट। गैमेट अब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे हम लोग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्क्वायर बना के बताया था कि कैसे हम लोग इसमें प्लेस करेंगे कैरेक्टर को, और हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से कैरेक्टर कहाँ कैसे डोमिनेंट होते हैं, कैसे रेसेस होते हैं। और इस स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्लास 12th में और अच्छे से पढ़ाया जाता है आप लोग को। क्लास 10th में मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बस आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फीमेल गैमेट अरेंज कर लीजिए, यहाँ पर मेल गैमेट अरेंज कर लीजिए। तो मेल गैमेट क्या था, टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे फीमेल गैमेट क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से अरेंज करेंगे। देखिएगा सीक्वेंस से अरेंज करना जरूरी है, अदरवाइज रिजल्ट आपका प्रॉपर नहीं आएगा। पहले क्या था, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, फिर से स्मॉल टी, इधर मेल गैमेट है, ठीक है। इधर क्या है, फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है, फ्यूजन कराएंगे। गैमेट का फ्यूजन होता है तभी एक जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एक नया प्लांट मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे कैपिटल टी, फिर से इसको इससे क्रॉस कराएंगे, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से इसको इससे क्रॉस कराएंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पहले स्मॉल टी है ना, बट हम लोग डोमिनेंट को प्रेफरेंस देंगे, पहले डोमिनेंट वाले को लिख लेंगे, ठीक है, कैपिटल टी और फिर से स्मॉल टी। इसमें क्या है, दोनों आपके रेसेसिव वाले हैं, तो इस तरीके से लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम लोग को ये जो मिला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, F2 जनरेशन, ठीक है। अब इस पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन है उसका फेनोटिपिक रेशियो क्या है और जेनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। पूछा जाता है फेनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो फेनोटिपिक रेशियो का मतलब ये होता है, फेनोटाइप पहले सुन लीजिए क्या होता है। फेनोटाइप मीन्स ये होता है जो कैरेक्टर आपके देखने में एक्सप्रेस हो सकता है उनको हम लोग फेनोटिपिक रेशियो कहते हैं। दोज कैरेक्टर दैट कैन बी expressed and can be seen by our eyes is known as phenotypic character. Genotype क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक एनी कैरेक्टर इज नोन एज जेनोटाइप, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को बनाने के पीछे उसका क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम लोग जेनोटाइप बोलते हैं। और फेनोटाइप उसको बोलते हैं जो कि फिजिकल कैरेक्टर हम लोग को अपीयर होता है, फिजिकल से बना है फेनोटाइप। तो फिजिकल कैरेक्टर जो हम लोग को अपीयर होता है उसको हम लोग फेनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे दो फेनोटाइप बनने हैं, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ, ठीक है। ये तो हम लोग देख सकते हैं ना कि टॉल मीन्स लंबा दिख रहा है, ड्वार्फ मीन्स नाटा दिख रहा है, ठीक है। बट वो टॉल किससे बना है, तो टॉल बना है कैपिटल टी से। और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ भी जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है इससे भी आपका टॉल ही बन रहा है। तो ये जो है ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजाइगस। होमोजाइगस जहां पे दोनों एलिल, एक कैरेक्टर की दोनों एलिल एक जैसी हों, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजाइगस। और जहां पे एक कैरेक्टर की दोनों एलिल अपोजिंग नेचर की हो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नेचर के टॉल प्लांट मिल रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का सिमिलर है, नहीं है। यहाँ पे होमोजाइगस है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, बट दोनों फेनोटिपिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, टॉल वाले। क्लियर। तो यहाँ पे फेनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये भी टॉल शो कर रहा है, ये भी टॉल शो कर रहा है और ये भी टॉल शो कर रहा है। बात दूसरी है कि ये होमोजाइगस नेचर का है और ये दोनों हेट्रोजाइगस नेचर का है, बट टॉल तो तीनों शो कर रहे हैं ना, देखने में तो तीनों ही टॉल होंगे। और बताए थे फेनोटाइप किसको बोलते हैं, जो फिजिकली जो कैरेक्टर अपीयर होते हैं उनको हम लोग फेनोटाइप बोलते हैं। तो फिजिकली तीनों टॉल दिख रहे हैं तो 3,
और एक ड्वार्फ बॉल दिख रहा है और यहाँ पे रेशियो तो रेशियो लगाएंगे, और फिर से एक ड्वार्फ दिख रहा है तो 3:1 का रेशियो बन जाता है फेनोटाइपिक रेशियो। क्लियर। बात करें जेनोटाइपिक रेशियो की, तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जेनोटाइप देखिए यहाँ पे टॉल के लिए होमोजाइगस है तो एक ही है और कहीं है नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए। फिर से देखिए टॉल के लिए ये भी है बट ये हेट्रोजाइगस है, ऐसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला कहीं और इस बॉक्स में दिख रहा है। अच्छा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और दो ही दिख रहे हैं ऐसे एक जैसे, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, सिंबलाइज कर देंगे कि दो आपके एक जैसे दिख रहे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का एक जैसा है। फिर से एक ऐसा है जो कि रिसेसिव है और ये अकेला यहाँ पे है तो इसको लास्ट में लिख देंगे। टोटल हम लोग को कितने पौधे मिले थे, 4, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो देखिए 3:1, 1:2:1। इसको अगर हम लोग ऐड कर देखें कि हम लोग का फेनोटाइपिक रेशियो सही है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि 3:1 इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो, आप बताइए सही है कि नहीं है। तो कैसे वहाँ पे पता करेंगे, 3 + 1 को जोड़िए तो आपको 4 मिल जाएंगे, 1:2:1 को जोड़िए, 1:2:1 को जोड़िए तो भी आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि नहीं आपने क्रॉस सही किया हुआ है, रेशियो सही आया है। ये बात होगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। ठीक है, तो मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब देखते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, 2 कैरेक्टर को लिया था। अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करें तो वो 2 कैरेक्टर क्या था, सीड के कैरेक्टर को लिया था, सीड के दोनों कैरेक्टर को। ठीक है, सीड का 2 कैरेक्टर क्या था, सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, तो क्या था कैरेक्टर, यहां पे मैं लिख रहा हूं सीड, एक कैरेक्टर क्या था सीड शेप और एक कैरेक्टर क्या था सीड कलर, सीड कलर। तो जो ये जो 2 कैरेक्टर हैं, तो इसमें से सीड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, तो देखिए क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर सीड शेप का, राउंड है, राउंड है। ठीक है, RR से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका क्या है डोमिनेंट है। रेसेसिव कौन सा है, थोड़ा सा मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, मिक्स हो जा रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये आपका डोमिनेंट है, रेसेसिव क्या है रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड आपका क्या है रेसेसिव है। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कलर क्या है डोमिनेंट, सीड कलर क्या है डोमिनेंट, येलो है, येलो लिख लेते हैं, येलो कैपिटल वाई। और रेसेसिव क्या है, तो रेसेसिव आपका ग्रीन है, यहां पे मैं ग्रीन लिख दिया था, ग्रीन होगा, सॉरी, ग्रीन आपका रेसेसिव है, जिसको हम लोग जी से लिखेंगे। तो ये आपको मिल गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का 2 कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर आप कोई भी इसमें से 2 चूज कर सकते हैं और उसको क्रॉस करा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग एनसीईआरटी को अगर फॉलो करें तो वहां पे आपका ये 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया गया है, तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब इन कैरेक्टर को इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा इसका ग्राफ बनता है, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट की वजह से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देख लिया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स ने 2 लॉ भी दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। वो कौन कौन से 2 लॉज थे? तो वो 2 लॉज थे आपके, बताइए। वो 2 लॉज थे आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस जो डायहाइब्रिड क्रॉस है इसमें एक और लॉ मेंडल ने दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर एक पेरेंट्स है, ठीक है। आपका मान लीजिए एक पेरेंट है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक साथ हम लोग ले लेते हैं, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? राउंड शेप विथ येलो कलर, क्लियर? ये आपका एक पेरेंट हो गई। ये मान लो मेल पेरेंट हो गया, यहां पे हम पेरेंट लिख दे रहे हैं। और एक पेरेंट आपका क्या हो गया? रेसेसिव वाले लिख लेते हैं हम लोग। आपका क्या हो गया? रिंकल्ड, और ग्रीन को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे YY, यहां भी YY, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड शेप विद ग्रीन कलर, ये आपको मान लीजिए फीमेल पेरेंट हो गया। क्लियर? अब हम लोग इसको क्या करते हैं? क्रॉस कराना होता है, बट क्रॉस कराने से के टाइम हम लोग का क्या होता है? गैमेट बनता है। और यहां पे गैमेट क्या बनेगा? RY। क्लियर? यहां पे क्या बनेगा गैमेट? RY, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ रहा है? गैमेट आ रहा है। अब हम लोग गैमेट का फ्यूजन कराते हैं, तो जब गैमेट फ्यूज कराएंगे तो इसको लेंगे, एक को लेंगे, पहले इससे करा देंगे, फिर से इसको लेंगे, इससे कराएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न फॉलो करना होता है। एक गैमेट को लेंगे, एक मेल गैमेट को लेंगे, दोनों फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराएंगे, फिर से एक मेल गैमेट को लेंगे, फिर से दोनों से फ्यूज कराएंगे। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल रहा है? पहले डोमिनेंट वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो ये शेप का डोमिनेंट कैपिटल R, और फिर से शेप का रेसेसिव स्मॉल r, फिर से कलर का डोमिनेंट येलो, कलर का रेसेसिव ग्रीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गैमेट एक कैसे है, यहाँ पे गैमेट RY कैपिटल है, डोमिनेंट है, यहाँ पे दोनों रेसेसिव हैं, तो क्या एक ही जैसा नहीं बन सकता है? देखिए एक ही जैसा बनने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये तो पहला हो गया, फिर से यहाँ पे देखिए ये राउंड रिंकल्ड, ठीक है, येलो ग्रीन, ठीक है। फिर से इस वाले गैमेट पे आइए, इस मेल गैमेट पे आइए, क्या बनेगा? राउंड रिंकल्ड, ठीक है, ठीक, येलो ग्रीन, फिर से देखिए राउंड रिंकल्ड, और येलो ग्रीन, दोनों कैरेक्टर है मगर राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन। मगर राउंड डोमिनेंट है तो राउंड वाला दिखेगा, और येलो डोमिनेंट है तो येलो दिखेगा। ऐसे ही सब में है। तो क्या हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे ये F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन, तो यहाँ पे जो भी हम लोग को प्लांट मिल रहा है ये सारे कैसे हैं? राउंड एंड राउंड शेप विद येलो कलर, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराने में क्या होता है, सेल्फिंग कराते टाइम हम लोग क्या करते हैं, F1 में जो हम लोग पेरेंट मिले हैं उन्हीं दो पेरेंट को आपस में क्रॉस कराते हैं, वही हमारी क्या होती है, सेल्फिंग होती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक मेल पेरेंट हो गया, ये फीमेल पेरेंट हो गया। क्लियर। अब इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे गैमेट क्या मिलेगा हम लोग को, पहले यहाँ देखिए गैमेट हम लोग को कैसे मिलता है, ये राउंड को येलो के साथ लेंगे, राउंड को येलो के साथ, फिर से राउंड को ग्रीन के साथ, यही इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पहले राउंड हमेशा किसके साथ शुरू में राउंड आया था, येलो के साथ, राउंड येलो के साथ आया था। बट यहाँ पे क्या है, राउंड येलो के साथ तो आ ही रहा था, बट यहाँ पे राउंड गैमेट फॉर्मेशन के टाइम किसके साथ आ जा रहा है, राउंड आपका ग्रीन के साथ भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां देखिए, अब इसको लीजिए, यहां से रिंकल के साथ येलो आ रहा है, पहले रिंकल के साथ येलो आया था, रिंकल के साथ क्या था, रिंकल के साथ यहाँ गैमेट फॉर्म हुआ था F1 जनरेशन में, तो यहाँ पे रिंकल के साथ क्या था, ग्रीन था, बट यहाँ रिंकल के साथ क्या है, येलो है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब अपने इच्छा के साथ अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, जिसके साथ जुड़ना चाहिए उसके साथ जुड़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि राउंड वाला येलो ही के साथ आएगा या फिर रिंकल्ड वाला ग्रीन ही के साथ आएगा, डेट आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। क्लियर। फिर से क्या है, ये राउंड किसके साथ आ जा रहा है, ग्रीन के साथ आ जा रहा है, RY। तो ये गैमेट किसका बन गया, आपका मेल गैमेट। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, गैमेट बन रहा है, ये गैमेट हो गया आपका। तो ये मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट भी ऐसे ही बनेगा, तो फीमेल गैमेट भी लिख लेते हैं RY। और यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोगों ने क्या किया था, राउंड वालों को लिया, राउंड वाले का को दोनों के साथ हम लोग गैमेट रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे, फिर से ये ऐसे, और ठीक है। अब यहाँ पे जब गैमेट हम लोग का रिलीज हो गया, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, तो इसका हम लोग फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा। और उस फ्यूजन जो करवाते हैं तो उसके लिए हम लोग ने प्यूनेट स्क्वायर बना रखा है, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाया है और उसमें हम लोग अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके को फॉलो करेंगे। ये आपका मेल गैमेट और यहाँ पे फीमेल गैमेट। आप किसी भी डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। आप चाहें तो यहाँ फीमेल गैमेट कर सकते हैं, यहाँ मेल गैमेट कर सकते हैं, बट ये है जिस पैटर्न में आप इसको लिखते जाएंगे सेम पैटर्न आप फीमेल गैमेट के लिए भी फॉलो करेंगे। जैसे कि क्या है, कैपिटल RY है और कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी अरेंज करेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, अब हम लोग इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं और क्रॉस कराते हैं, फ्यूज कराते हैं गैमेट को। ठीक है, तो यहां पे देखिए टोटल हम लोग के पास 16 बॉक्स बन जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट वालों को एक साथ रखेंगे, फिर से रेसेसिव वालों को लेंगे और यहाँ पे एक कैरेक्टर को, एक गैमेट को लेंगे, सबके साथ फ्यूज करा लेंगे और पहले वाले बॉक्स में हम लोग फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक गैमेट को लेंगे, चारों के साथ फ्यूज कराएंगे, चारों मेल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, फिर से यहाँ से मेल गैमेट लेंगे,
चारों फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रखे, सेकेंड बॉक्स में फिलअप करेंगे। फिर से यहाँ से इसको लेंगे और इन चारों से फ्यूज कराएंगे और फिर से इस चारों बॉक्स में हम लोग फिलअप करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस फ्यूजन कराते हैं गैमेट का। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, एक कैरेक्टर को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सारे ही डोमिनेंट हैं, तो कैपिटल वाई, क्लियर। फिर से आगे देखते हैं, तो ये जो सीड शेप वाला है, राउंड यहाँ भी है, राउंड यहाँ भी है, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लिख लेंगे। यहाँ क्या है, सीड कलर क्या है, येलो है और यहाँ पे ग्रीन है, तो येलो डोमिनेंट है तो येलो को पहले लिख लेते हैं, फिर से ग्रीन लिखते हैं। फिर से यहाँ पे क्या है, ये आपका रेसेसिव है रिंकल्ड के लिए, यहाँ पे डोमिनेंट के लिए, तो सबसे पहले डोमिनेंट वाला लिख लेंगे, फिर से रेसेसिव के लिए लिखेंगे, और फिर से आपका डोमिनेंट दोनों है कलर, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे दोनों रेसेसिव हैं, तो डोमिनेंट को पहले लिखेंगे, फिर से रेसेसिव को लिखेंगे, फिर से डोमिनेंट को लिखेंगे, फिर से रेसेसिव को लिखेंगे। तो ऐसा ही आप सबके लिए कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, डोमिनेंट को एक साथ लिखते हैं और रेसेसिव को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे डोमिनेंट था, यहाँ रेसेसिव था, ठीक है। फिर से इसको लेंगे, इससे क्रॉस कराएंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बैक करके एक बार और देखिएगा, बट देख के समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। अभी इसके फेनोटिपिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो बाकी हैं, वो हम लोग सीखेंगे। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, सारे जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ही हम लोग का बस इस बॉक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर से फेनोटिपिक जेनोटिपिक रेशियो देखेंगे और ये हम लोग का लेक्चर यहाँ पे ओवर होगा। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। जैसा मैं बता दिया, तो मैं अब इसको जल्दी जल्दी फिलअप कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने रफ कॉपी में इसको एक बार करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ देखिए डोमिनेंट वाला पहले लिखेंगे, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये डोमिनेंट था, पहले लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों रेसेसिव हैं तो ऐसे लिख लिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे कई बार हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, और आप लोग करेंगे तो आप लोग को भी स्पीड आप लोग को भी आ जाएगी और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो ये हम लोगों ने फिल कर लिया, क्लियर। अब बात करते हैं फेनोटिपिक रेशियो की। ये हम लोग का क्या बन गया, ये जो बॉक्स में जो भी सीड्स आए हैं, ये हम लोग का क्या है, F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। पेरेंट्स की बात करें, सॉरी फेनोटिपिक रेशियो की बात करनी थी हम लोगों की। फेनोटिपिक रेशियो, तो फेनोटिपिक रेशियो क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, फेनोटिपिक रेशियो में जो कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिले। तो देखो ये राउंड येलो है, एक राउंड येलो, ठीक है, एक राउंड येलो, इसको हम लोग डॉट कर लेते हैं। फिर से ये भी राउंड, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस है बट येलो तो है, तो ये भी राउंड येलो, डोमिनेंट कैरेक्टर दिख के आएगा। ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये राउंड ग्रीन हो जा रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है बट राउंड येलो। जहाँ भी एक कैरेक्टर डोमिनेंट वाला हो, एक कैरेक्टर के लिए एक एलील अगर डोमिनेंट वाला हो, तो वहाँ पे वो अपने आप को शो करेगा, और इसी को डोमिनेंट नेचर कहते हैं। तो ये भी राउंड येलो, और फिर से ये नहीं, ये यहाँ पे राउंड येलो, ये यहाँ पे राउंड येलो, और यहाँ पे राउंड येलो मिल जाएगा, और बाकी कहीं नहीं। तो देखिए राउंड येलो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपके क्या मिल रहे हैं, राउंड येलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले लाइन वाला तो सब फिलअप हो गया, सब कंप्लीट हो गया, इनको काउंट कर लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ मूव करें तो इसको भी काउंट कर लिए, इसको देखें तो राउंड ग्रीन एक मिल रहा है, राउंड ग्रीन क्रॉस कर लिए। फिर से देखिए इसको तो कर लिए, ये क्या मिला है, राउंड ग्रीन, इसको भी क्रॉस कर लो। फिर से यहाँ पे हम लोग को और कहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं 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 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है राउंड ग्रीन, इसको क्रॉस कर लीजिए। तो 3 आपको कैसे मिल रहे हैं, राउंड और ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये लाइन फिल हो गई, ये लाइन भी फिल हो गई, ये लाइन की यहाँ फिल हो गई। ये देखते हैं तो ये क्या है, रिंकल्ड येलो, क्या मिल रहा है, रिंकल्ड येलो।
तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव का सिंबल दे देते हैं। रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने मिल रहे हैं हमको? 3 मिल रहे हैं रिंकल्ड येलो, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं WY, रिंकल्ड येलो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट में हम लोग को एक क्या मिलता है? रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लाइन एक कर देते हैं पहचान के लिए। तो एक क्या मिल जा रहा है हम लोग को? रिंकल्ड और ग्रीन, दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर। तो टोटल क्या है? 9:3:3:1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार ऐड करके देखिए, क्या ये 16 बॉक्स जो बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या ये टोटल ये काउंट करने पे 16 आ रहा है? तो 9 3 12 12 3 15 15 1 16। तो चलो ये तो फेनोटिपिक रेशियो हम लोगों ने करेक्ट निकाला है। जेनोटिपिक रेशियो की बात कर ले। जेनोटिपिक रेशियो, तो जेनोटिपिक रेशियो, अब ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो इस तरीके का जीनोटाइप एक है, और कहीं ऐसा है? कहीं नहीं है। तो देखिए 1, फिर से ऐसा जीनोटाइप देखिए जहां पे 2 डोमिनेंट, ये डोमिनेंट हो राउंड वाला, और यहाँ पे जो येलो जो कलर के लिए है वो आपका हेट्रोजाइगस नेचर में हो। तो मान लीजिए इसको 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये मिल गया, और कैसा कहीं है ऐसा? यहाँ पे है 2, इसको भी लिख लीजिए, और कहीं नहीं है। तो 1:2:2, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से इसको 3 मान लीजिए, तो इस तरीके का, और देखिए यहाँ पे है, और कहीं है, और आपका यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं नहीं है। और नेक्स्ट अगर मूव करें, यहाँ पे देखिए 4 लिखिए इसको, तो एक इस तरीके से देखिए कहीं और आपको दिख रहा है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिख रहा है 4 इसको, यहाँ पे देखिए 4 इसको, यहाँ पे देखिए 4 इसको, देख रहे हैं ना? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा है, तो 4। फिर से देखिए पहली लाइन फिलअप हो गई, दूसरी लाइन में ये फिलअप हो गई, इसको देखते हैं, इसको 5 इंडिकेट करेंगे। ऐसा कहीं और दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1। फिर से यहाँ पे आते हैं, 6 इसको इंडिकेट कर रहे हैं, सॉरी ये तो फिलअप हो गया है, यहाँ पे देखिए इसको फिलअप कर लिए, ये भी ये नहीं फिलअप हुआ है। इसको देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहें? 6 इंडिकेट करेंगे। तो इसको देखिए, और कहीं दिख रहा है ऐसा? देखो 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 देखो, दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 2। ये भी लाइन हो गई, ये यहाँ पे हो गई, और ये यहाँ पे हो गई, 4 यहाँ पे, ये बची है। इसको देखिए हम लोग 7 दे रहे हैं लाइन, ठीक है, नंबर, और ये कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1। ये देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 8, तो इसको हम लोग 2 दिख रहे हैं ना, और ये लास्ट में 1। तो इसका जेनोटिपिक रेशियो क्या बन जाता है? 1:2:2:4:1:2:1:2:1। अब इसको ऐड करिए, तो 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 + 1 16। यानी कि हम लोग का जेनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो भी सही है। ये चेक करने का एक मेथड है कि हमने जितना रेशियो लिया है, जो रेशियो हम लोगों ने पाया है अपने क्रॉस में, क्या वो टोटल सीड के नंबर के इक्वल आ रही है। यहाँ पे ये टोटल सीड आए हैं वो 16 नंबर में है, तो रेशियो भी तो इक्वल नंबर में होना चाहिए। ये हम लोग का चेक करने का मेथड है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने हेरिडिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स और मेंडल्स ने क्यों पी प्लांट लिया था, 7 कैरेक्टर्स क्या थे पी प्लांट्स के, और क्या था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या था डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप लोग का बोर्ड आ गया है तो एकदम जम के पढ़ाई करिए, पेशेंस के साथ लगे रहिए, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स।